दोस्तों, डॉक्टर संजीव कुमार का आपको नमस्कार। अनुसार मंच पर आज हमारे साथ में हैं प्रसिद्ध कहानी और उपन्यास लेखिका रजनी मोरवाल जी। विभिन्न प्रकार से विभिन्न सम्मानों से विभूषित वो लगातार लिख रही हैं और अभी भी उनके 2 उपन्यास और एक कहानी संग्रह प्रकाशन के अधीन है। नमकसार जैसी उपन्यास लिखने वाली रजनी मोरवाल जी से आज हम आपका रूबरू कराएंगे और पड़ताल करेंगे कि वो कैसे इतना अच्छा लिख लेती हैं। स्वागत है रजनी जी, अनुसार के मंच पर आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। इस चर्चा में हम अनौपचारिक चर्चा ज्यादा करते हैं, विमर्श के तौर पर, और इंटरव्यू या साक्षात्कार जैसा आप बिल्कुल मत समझिएगा। हम तो सिर्फ छोटी बातों से हमारे दर्शकों को ये सूचना या संप्रेषित करवाने में की कोशिश करते हैं कि एक वरिष्ठ और इस्टेब्लिश्ड कथाकार या साहित्यकार से वो कैसे कुछ सीख सकते हैं। आपके अनुभवों की चर्चा हम इसीलिए विशेष प्राथमिकता के आधार पर करेंगे। तो जब हम साहित्यिक यात्रा की बात करते हैं तो शुरुआत में ले चलते हैं जहां से आपकी सृजन यात्रा प्रारंभ हुई, कब, कैसे और किसकी प्रेरणा से? सर, मेरा जन्म स्थान आबू रोड है राजस्थान में, जो कि माउंट आबू के करीब पड़ता है जी। मेरे पिता की पोस्टिंग उन दिनों वहां थी और मेरा जन्म वहां हुआ। मेरे पिता रेलवे में थे और पिता मेरे रेलवे की ही एक संगम नाम से साहित्यिक संस्था चलाते थे। अच्छा। तो उसके तहत हमारे घर में बहुत सारे कार्यक्रम हुआ करते थे, जो कि रेलवे से ही संबंधित लोग उसमें म्यूजिशियन, कलाकार और साहित्यकार एकत्रित हुआ करते थे। तो बचपन से ये सब देखते हुए मैं बड़ी हुई और घर में कई मर्तबा ऐसा होता था कि गजलों का कार्यक्रम चल रहा है तो पूरी पूरी रात गजलें सुनाई जा रही है और वाद्य यंत्र बजाए जा रहे हैं। तो ये सब देख के मैंने भी कुछ कुछ लिखने की शुरुआत की और मेरे पिता को जब पता चला तो वे भी कविता लिखते थे, तो उन्होंने मुझे एक गुलाबी रंग की डायरी लाकर दी और लगा तो ये था कि शायद डपट ही ना दें, लेकिन मेरे पिता बहुत प्रगतिशील विचारों के व्यक्ति थे। उन्होंने मुझे एक डायरी लाके दी गुलाबी रंग की और कहा कि अब से इसमें लिखा करो। अरे वाह, बहुत सुंदर। शुरुआती दिनों में तो ये हुआ कि मैंने जब कुछ भी मैं लिखती थी तो पिता को पढ़वाती थी, उन्होंने कुछ उसमें सुधार किया और बाद में वे मुझे विषय देने लगे, जैसे कि चांद पर 5 वाक्य लिखो, या कभी कभी बरसात के मौसम में वो आसमान दिखाकर कहते थे कि देखो ये आसमान का रंग देखो और यहाँ क्या कोई तुम्हें कलाकृति नजर आ रही है, अगर आ रही है तो उसके बारे में भी चर्चा करते थे। तो मेरे प्रेरणा स्रोत मेरे पिता ही रहे और घर ही से शुरुआत हुई मेरे लेखन की। फिर धीरे धीरे ये हुआ कि मैं जो किताबें थी, बच्चों से संबंधित जो किताबें हुआ करती थी, नंदन, चंपक, ये सब पढ़ा करती थी। कुछ एक मैंड्रेक कार्टून आया करता था, जादूगर की किताब। जब बड़ी होने लगी तो पिता ने अपने रेलवे की ही लाइब्रेरी से मुझे किताबें लाकर देना शुरू किया। मुझे याद है कि सबसे पहले पहल उन्होंने मुझे रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि अंग्रेजी में पढ़ने को दी थी। और मेरी माताजी जो हैं वे बिनाई और सिलाई की बहुत शौकीन थी। वे मंगाया करती थी सरिता और कादम्बरी वगैरह, और पिता मेरे धर्मयोग मंगाया करते थे। और माताजी चूंकि सिलाई के नमूने देखा करती थी तो वह बाद में गृहशोभा, मनोरमा, ये सब भी मंगाया करती थी। हालांकि ये जो किताबें हैं, पत्रिकाएं कॉमर्शियल मानी जाती है, लेकिन फिर भी इनमें एक कहानी जरूर आया करती थी।
तो मैं इंतजार करती थी उस कहानी का, गृह शोभा मनोरमा में जो आती थी उनको निकाल कर पढ़ लेती थी या धर्मयुग पढ़ा करती थी। धीरे धीरे मेरा रुझान फिर कहानियों की ओर होने लगा और मैंने शुरुआती दिनों में तो मैं छोटी छोटी कहानियां भी लिखती थी, कुछ पेंटिंग वगैरह भी करती थी और पिता के ही प्रेरणा से मैं फिर बाद में बड़ी होती गई और कहानियां लिखने लगी। तो यूं लेखन और पाठन का की जो विरासत है मुझे अपने पिता से मिली। बहुत सुंदर। तो इस क्रम में आपकी पहली रचना क्या थी, कविता या कहानी, और उसका प्रकाशन कब हुआ? बचपन से तो कविता लिखने लगी थी, जैसे कि आमतौर से सभी लोग लिखते हैं, बच्चे लिखा करते हैं जी। लेकिन फिर मैंने एक लघु कथा से कुछ बड़ी कथा कहानी लिखी थी, वो हंस पे छपी थी। वेरी गुड। और उसके बाद फिर अच्छा प्रोत्साहन मिला और मैं कहानियां लिखने लगी, छपने भी लगी कहानियां। फिर संग्रह मेरा आया 2016 में, एक संग्रह आया, कहानी संग्रह कुछ तो बाकी है। इससे पहले मैं कविताएं वगैरह लिखा करती थी। नमकसार आपका जो कहानी संग्रह है जी, इसमें कितनी कहानियां हैं? ये काफी चर्चा में रहा था। हाँ, ये कहानी भी काफी चर्चा में रही और ये कहानी संग्रह ने भी मुझे काफी नाम दिलाया। इसमें कुल 11 कहानियां हैं। नमकसार में 11 कहानियां हैं और नमकसार का अर्थ मैं उन श्रोताओं को बता दूं जो समझ नहीं पाते हैं। अधिकतर कुछ लोग इसे नमस्कार को समझ लेते हैं कि शायद मैंने नमस्कार को लिखने में गलती कर दी और नमकसार लिख दिया। दरअसल नमकसार, नमक बनाने वाले मजदूरों को नमकसार कहा जाता है। विवाह के पश्चात हमारी पोस्टिंग कुछ दिनों के लिए रण, जो कि कच्छ एरिया है, वहां पर हुई थी और वहां मैंने देखा कि नमक बनाने वाले मजदूर किस तरह से उनकी एक त्रासदी है कि वो जब नमक में मजदूर बनाते हैं, नमक बनाते हैं तो उन मजदूरों के पैर और हाथ गल जाते हैं और कुछ तो उनमें से बंधुआ मजदूर होते हैं और आज की स्थिति में भी वे बंधुआ हैं, कुछ तो उनमें से, और बहुत ही मामूली श्रम पर वे काम करते हैं। तो उनको मैंने पास से देखा, परखा और ये कहानी जो है नमकसार उन पर लिखी मैंने। इस कहानी में जो एक सबसे त्रासद बात जो मुझे अपील की थी उन मजदूरों की, कि वे पूरी जिंदगी नमक के खेतों में काम करते हैं और उनके हाथ और पैरों में नमक जो है इस तरह से जज्ब हो जाता है कि मृत्यु के पश्चात भी उनकी हाथ और पैरों की हड्डियां जो है वो गलती नहीं है। जैसे कि हिंदू रीति रिवाज में है कि अग्नि संस्कार किया जाता है, तो अग्नि संस्कार के पश्चात भी हाथ और पैरों की हड्डियां गलती नहीं है और तीसरे के दिन उन हाथ और पैरों की हड्डियों को निकालकर उसी नमक के मजदूरों में दबा दिया जाता है गलने के लिए। तो ये एक बहुत त्रासद बात थी जो मुझे वहां पता चली और फिर उनकी जो वहां उनकी जो विधवाएं हैं उनकी स्थिति और जो वहां महिलाएं काम करती हैं उनकी स्थिति, ये सब मैंने इस कहानी में पिरोया है। और ऐसे ही आपकी चौकन्नी स्त्रियां के बारे में? चौकन्नी स्त्रियां कहानी संग्रह अभी हाल ही में आया है और ये प्रलेख प्रकाशन से आया है जो मुंबई में है जी। इसमें जो शीर्षक कहानी है, इसमें कुल 12 कहानियां हैं और ये जो शीर्षक कहानी है चौकन्नी स्त्रियां,
इसमें दरअसल 3 पीढ़ी की स्त्रियों की कहानी है, जो कि किस तरह से अपने अपने उम्र के हिसाब से अपने अपने समय में अपने जीवन में जो है जीना सीखती हैं आसपास की परिस्थितियों को लेकर, और किस तरह से वो चौकन्नी स्त्रियां होती है, वे दबी कुचली स्त्रियां नहीं है। यही इस कहानी में मैंने जताया है। इसमें स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात की 3 पीढ़ियों की ये कहानी है। अच्छा, तो इनको किस प्रकार की त्रसदी या ऊर्जा इनके पास होती है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव ऊर्जा होती है इनके पास, तीनों के पास सकारात्मक हैं ये स्त्रियां। इसीलिए मैंने इसको शीर्षक दिया है चौकन्नी स्त्रियां, कि एक तरह का चौकन्नापन है उनको अपने वातावरण, आसपास की परिस्थितियों को लेकर, और वे जो हैं तीनों अपने अपने समय में जद्दोजहद करती है अपनी परिस्थितियों से, और एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ जीवन जीती हैं। जी, आपकी जो कहानी लेखन या उपन्यास लेखन की विधा है, इसको आपने कविता की तुलना में प्रेफरेंस क्यों दिया, प्राथमिकता क्यों दिया? कविताएं तो दरअसल मैं इसलिए लिखा करती थी क्योंकि मेरे पिता गीत और कविता लिखते थे, तो वे मुझे सिखाते थे। लेकिन शुरू से ही मेरा मन जो है कविता से ज्यादा कहानियों में रमता था। मुझे ये याद है कि शायद मैं 7वीं या 8वीं कक्षा में रही होंगी जी, तब एक कहानी मैंने, वो कुछ कृष्णा सोपती जी की बादलों के घेरे से कुछ मिलती जुलती सी कहानी थी जी, बादलों की घेरे नहीं थी, लेकिन इससे मिलती जुलती एक कहानी थी, जिसमें 2 टीनेज बच्चे होते हैं और उन दोनों को तपेदिक का रोग हो जाता है। और उस समय में जब सैनिटोरियम वगैरह नहीं हुआ करते थे, तो किस तरह से हिल स्टेशन पे एक अलग थलग जगह पर सैनिटोरियम बना के वहां पर तपेदिक के मरीजों को रखा जाता था। तो वहां ये 2 युवा बच्चे रहते हैं और वहां इनका प्रेम पनपता है जी, लेकिन क्योंकि वे बीमार होते हैं और उन दोनों के ही माता पिता नहीं चाहते हैं कि वे मिलें। इस तरह की एक कहानी थी, वो मुझे इतनी रुचि कि उसको मैंने पृष्ठ उसके निकाल के अपने तकिए के नीचे रखी, और जब जब छुट्टी हुआ करती थी तो मैं उसको पढ़ के महसूस किया करती थी, और लगता था कि वो जो सारा त्रासद समय है वो आंखों के आगे से गुजर रहा है। जी, यहाँ पर मैं एक घटना का और जिक्र करना चाहूंगी कि हम लोग रेलवे के मकानों में रहा करते थे, क्वार्टर्स रेलवे के अगर देखे हो तो छोटे छोटे क्वार्टर्स, और हमारे सामने एक जो है रहा करते थे जिन्हें हम अंकल कहा करते थे, तो उनको उपन्यास पढ़ने का बहुत शौक था। उपन्यास में वो पढ़ा करते थे कुछ गुलशन नंदा के वगैरह उपन्यास, मैं भी उनसे लेकर आया करती थी और पढ़ा करती थी। मेरे पिता ने एक बार मुझे वो उपन्यास पढ़ते हुए देखा, और चूंकि वो चैनलाइज करना जानते थे, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला, ना डांटा ना डपटा, और ये भी नहीं कहा कि ये उपन्यास जो हैं इनमें से कई जो तुम्हारे पढ़ने लायक नहीं है, ऐसा कुछ नहीं बोला उन्होंने। बस अगले दिन वे शिवानी, कुछ अमृता प्रीतम और इनकी किताबें अपने रेलवे की लाइब्रेरी से लेकर आए और मुझे बोला कि इनको पढ़कर देखना। और फिर कुछ ऐसा हुआ कि उनको जब मैं पढ़ने लगी तो पढ़ने का एक नशा सा हो गया, अलग ही स्वाद आया उसका, बहुत स्वाद आया। और वो जो दोनों में डिफरेंस था वो अपने आप समझ में आया। तो पिता ने क्यों मुझे ये सारी किताबें उस समय
लाकर अपनी लाइब्रेरी से मुझे पढ़ाने लगे। वो हर दिन मैं एक किताब पढ़ डालती थी। घर का काम भी कर रहे हैं, उधर पढ़ भी रहे हैं, एक एक पेज पढ़ रहे हैं, और रोटियां भी सिक रही है और साथ में एक एक तो इस तरह से मैंने पढ़ते पढ़ते मुझे लगा कि अरे ऐसा ही कुछ तो मैं भी लिखना चाहती हूँ। और बस वो पढ़ते पढ़ते ही मैं कहानियों की ओर मेरा रुझान हो गया और मैं कहानियां लिखने लगी। कहानियां जब लिखती हैं आप, तो उसकी कथानक या विषय वस्तु कैसे आप प्लॉट करती हैं या कैसे चुनती हैं? विषय तो दरअसल मैं अपने आसपास से ही मुझे मिल जाते हैं, और मेरी कोशिश लेकिन हमेशा ये रहती है कि मैं कुछ ऐसा विषय लूं जो कि अनूठा हो। हाँ। जैसे बहुत सारी मेरी इस तरह की कहानियां हैं जिसमें स्त्री विमर्श, शायद मैं स्त्री हूं इसीलिए वो सारा स्त्री विमर्श आ जाता है। सायासी, कुछ मुझे प्रयास करना नहीं पड़ता है, और मेरी कलम उन विषयों पर ज्यादा चलती है जो स्त्रियों से जुड़े हुए मुद्दे रहते हैं। जी। जैसे एसिड अटैक होते हैं, तो एसिड अटैक पर भी मेरी एक कहानी है। और एक सोनेली मींझर कहानी है, नमकसार कहानी संग्रह जो सामयिक प्रकाशन से आया था 2019 में। जी। इसमें एक कहानी है जैसे सोनेली मींझर। तो ये 56 या अकाल जो पड़ा था, उसमें राजस्थान के लोगों ने, यहाँ एक खेजड़ी का वृक्ष होता है, हाँ। उसकी छाल उबाल कर पीते थे लोग। भुखमरी इतनी ज्यादा थी, तो उस खेजड़ी के वृक्ष को माँ की उपमा देते हुए मैंने एक ये कहानी लिखी। सोनेली मींजर, जो खेजड़ी के फूल होते हैं वो सुनहरी कलर रंग के होते हैं। मींजर उनके फूलों को कहते हैं राजस्थानी में। तो मैंने माँ की उपमा देते हुए एक कहानी ये लिखी, सोनेली मींजर, जिसमें एक स्त्री का उसका संघर्ष दिखाया है कि किस तरह से वो घर की 5वीं संतान होती है, और माँ जो है वो ये सोचती है कि एक और बोझ आ पड़ा, और वो लेकिन संघर्ष करती है। वो बच्ची, उसकी शादी हो जाती है कम उम्र में, लेकिन फिर भी वो अपने ससुराल में जाकर भी वो आंगनवाड़ी में पढ़ाने की करती है, और सरपंच के चुनावों में भी वो खड़ी होती है। लेकिन कुछ ऐसा होता है कि घर के ही लोग उसको मार कर उसकी हत्या कर देते हैं, लेकिन आत्महत्या उसको एक रूप दिया जाता है। ओ। तो इस तरह की बहुत सारी कहानी है। एक नटनी कहानी है जो कि नट समुदाय पर लिखी हुई है जी। तो वो भी महिलाओं पर है। ज्यादातर कहानियां मेरी स्त्री विमर्श पर ही बन पड़ी हैं। एक कहानी है मेरी खूबसूरत फूल के लिए, जो कि मुंबई में जो चाइनीज लोग आकर कहीं से बस गए हैं, वहां पूरी एक कॉलोनी है उनकी, चाइना टाउन नाम से। चाइना टाउन। तो वो मुंबई में भी हमारा प्रवास हुआ कुछ दिनों के लिए, तो मैंने ये देखा कि वो चाइना टाउन बस्ती जो एक मेरी नजरों से गुजरी, और फिर मैंने उनको, इस विषय ने मुझे बहुत आकर्षित किया कि इन पर कुछ लिखना चाहिए। तो मैंने एक कहानी एक लड़की की लिखी, किस तरह से वो यहाँ अब जद्दोजहद करती है जीने की, और वो एक देह व्यापार में जुड़ जाती है। लेकिन एक और चाइनीज लड़का होता है जो भी कहीं से आकर वहां बस चुका होता है, वेटर का काम करता है, लेकिन वो दोनों मिलते हैं और वो उसको इस जिंदगी से, नर्क से निकालता है। तो एक ये कहानी बनी, और बहुत सारी इस तरह की कहानियां हैं मेरी जो कि स्त्री विमर्श और कुछ ऐसे मुद्दे पर जुड़ी हुई है, या तो वो अनूठा है या उस पर कभी लिखा नहीं गया है। जी। तो आजकल भी आपका पठन पाठन कितना रह पाता है व्यस्तता के बावजूद? देखिए, पढ़ने की तो मुझे लेखन से पहले मुझे पढ़ने की लत लगी।
तो वो तो मेरे साथ है ही, मैं लिखूं ना लिखूं, लेकिन मैं अन्य लेखकों को, जो वरिष्ठ लेखक हैं या मेरे समकालीन हैं, जो मेरे बाद में आने वाले हैं, उनको मैं पढ़ती जरूर हूँ। बहुत व्यस्त भी रहूं मैं तो मैं YouTube में से कहानियां ऑडियो में सुनती हूँ, ये लगा कर रख देती हूँ, वो कहानियां सुनती रहती हूँ और अपने अन्य काम काज करती रहती हूँ। इस तरह से लेखन ना हुआ तो पठन पाठन ही मेरा चलता रहता है। और लगता है मुझे कई बार कि जीने की और कोई वजह लेखन पठन पाठन के अलावा मुझे कुछ आती भी नहीं है शायद। ऐसे ही होता है, एक जुनून हो जाता है किसी चीज का तो फिर वही काम करने को मन करता है। हाँ जी। इसी जुनून में हमने भी लिखते लिखते इतना लिख डाला जिसकी कोई हद नहीं, तो वो कंट्रोल नहीं होता। जी हाँ। तो आपको अगर ये कहा जाए, वैसे तो सारे बच्चे बराबर होते हैं, मानसिक पुत्र या मानसिक पुत्री होती हैं रचनाएं, लेकिन फिर भी उनमें से कोई एक सबसे सर्वश्रेष्ठ या सर्वप्रिय होती है, तो ऐसी कौन सी कहानी को आप नाम देंगे? देखिए, सर्वश्रेष्ठ तो शायद अभी तक हुई ही नहीं है, मैं ऐसा सोचती हूँ। और जिस दिन सर्वश्रेष्ठ मुझे लगने लगा कि यही मेरा लेखन सर्वश्रेष्ठ हो गया, मुझे लगता है वही मेरा लेखन छूट जाएगा। मैंने बहुत बचपन में एक कहानी सुनी थी पिता से कि एक जोहरी के यहाँ पर कुछ एक व्यक्ति बच्चा एक सीखने आता है कुछ कि मुझे आभूषण बनाना या हीरे तराशना सिखा दो। तो वो जौहरी है, उसे हर रोज कहता है कि ये यहाँ से ठीक नहीं हुआ, इसे वापस घिस के लाओ। तो वो बच्चा उस हीरे को फिर तराश के लाता है अगले दिन, जौहरी फिर उसमें कमी निकाल देता है। इस तरह कई सालों निकल जाते हैं और एक दिन वो जो सीखने वाला होता है वो हीरे को पटक देता है और कहता है कि हमेशा तुम यही कहते हो, तुम्हें कोई ना कोई कमी इसमें नजर आती है और मैंने ये अपना सर्वश्रेष्ठ गढ़ दिया, इसके आगे मैं इसमें कोई सुधार नहीं कर पाऊंगा। तो जौहरी कहता है बस तुम्हारे सीखने का अंत हुआ, इससे ज्यादा तुम सीख भी नहीं पाओगे। तो मुझे ये कहीं ना कहीं ये कथा इतनी प्रभावित कर गई कि हमेशा मुझे और सीखने की और कुछ बेहतर लिखने की मन में प्रबल इच्छा रहती है। और मुझे लगता है कि ये उत्कंठा, ये इच्छा कभी समाप्त नहीं होनी चाहिए। अगर ये इच्छा समाप्त हो गई तो फिर लेखन कार्य बाधित हो ही जाएगा। बाधित हो जाएगा। इसलिए मुझे हर वो विषय जो नया मिलता है उस पे लिखने में आनंद आता है और मैं चाहती हूँ कि इसको पहले जो लिखी है उससे श्रेष्ठ करने की कोशिश करूँ जी। फिर भी चूंकि नमकसार कहानी ने इतनी प्रसिद्धि प्राप्त की, इस पर कई नाटक भी हुए, नाटक मंचन हुआ इस पर, और ये सिलेबस में भी लगी हुई है। चेन्नई विश्वविद्यालय में एक द्वितीय वर्ष में पढ़ाई जा रही है। जो ज्यादा प्रसिद्ध हो गई इसलिए इस पर ध्यान लोगों का ज्यादा जाता है और इस पर बात और चर्चा भी अधिकतर होती है। मुझे तो हालांकि अपनी सभी कहानियां और गुंजाइश लगती है उसमें कि मैं और बेहतर कर सकती थी। ये तो लगना चाहिए, तभी तो प्रोग्रेस या उसको परिवर्धन और परिष्करण की प्रक्रिया से गुजरते हुए और अच्छा करने का होता है। जी। अब ऐसे ही अगर पात्रों की बात करें तो किस प्रकार से पात्रों का चयन करते हैं और किस प्रकार से, कौन सा पात्र आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है? पात्र तो मुझे लगता है कि जब कोई कहानी का विषय मुझे मिलता है तो बहुत मर्तबा ऐसा भी होता है कि पात्र मुझे किसी और जगह पर किसी और विषय के सुझाई दिए होते हैं, लेकिन वो किसी दूसरी कहानी में कुछ और बनकर आ जाते हैं। जी। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी जगह को देखकर मुझे कहानी का प्लॉट आता है और पात्र खुद ब खुद उपज जाते हैं जी। कहानी के हिसाब से, या कुछ भोगा हुआ अनुभव अथवा तो किसी का देखा हुआ, समझा हुआ, जाना हुआ अनुभव पर काया प्रवेश करके भी मुझे
बहुत सारे पात्र मिल जाते हैं। आजकल लेखन विस्फोट हो रहा है, बहुत कहानियां लिखी जा रही हैं, बहुत कविताएं लिखी जा रही हैं, बहुत सारे व्यंग लिखे जा रहे हैं, लेकिन ऐसा दिखता है कि पाठकों का उनके साथ उतना जुड़ाव नहीं है। तो आप क्या सोचती हैं कि इसका क्या कारण हो सकता है? इसका एक कारण तो ये है कि आजकल सोशल मीडिया की वजह से मुझे लगता है हिंदुस्तान में हर दूसरा व्यक्ति कवि है। हर कोई सोशल मीडिया पे 4 पंक्तियां लिखकर, किसी और की लिखकर या फॉरवर्डेड मैसेजेस लिखकर ये समझने लगता है कि वो खुद भी कवि है। और शायद मुझे लगता है हर व्यक्ति कहीं ना कहीं भीतर से कवि होता भी है, क्योंकि सबसे पहली जो कविता है उसे हमारी माँ के द्वारा हम सुनते हैं लोरी के रूप में, और हमारे हर त्योहार में गीत गाना या कविताएं गीतों के माध्यम से, राजस्थान में तो बहुत इस तरह का चलन है, लोकगीत होते हैं। यहाँ तक कि मृत्यु के अवसर पर भी मैंने यहाँ भजन गाते हुए सुना है लोगों को। तो गायन और कविता, गीत, ये हमारे संस्कारों से इस तरह से जुड़ा हुआ है कि मुझे लगता है हर व्यक्ति अगर वो चाहे और वो प्रयास करे तो वो कवि बन सकता है। इसलिए जो ये आपने विस्फोट की बात करी, तो ये विस्फोट अब ये क्योंकि सोशल मीडिया पे एक माध्यम आ गया है स्वयं को प्रकट करने का, हर कोई लिख रहा है यहाँ पे, तो लेखकों की संख्या इतनी हो गई है। कुछ जो है मुझे लगता है कुछ सिर्फ अपने आनंद के लिए लिख रहे हैं, कुछ इसे गंभीर रूप से लेखन मानकर लिख रहे हैं। तो इस भीड़ में से भी छटकर तो वही आएगा जो गंभीर लेखन होगा, अथवा तो फिर जो ये विस्फोट हो रहा है वो तो चलता ही रहेगा, लेकिन लंबे समय तक टिकाऊ वही रहेगा जो गंभीर होगा, वो किसी भी विधा में हो, चाहे कविता हो, कहानी हो, व्यंग हो, संस्मरण हो, रिपोर्टाज हो या और भी अन्य कोई विधा हो, उपन्यास हो। डिजिटल ईरा शुरू हो गया सोशल मीडिया के आते हैं, तो इस डिजिटल ईरा में जो पुस्तकें हैं उनके प्रारूप बदल रहे हैं, रूप बदल रहे हैं। आपको क्या लगता है साहित्य के लिए ये कैसा भविष्य प्रस्तुत करने के वाले हैं? देखिए बदलाव है, इसीलिए इसे हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं टिकेंगी तो किताबें ही। किताबों में जो साहित्य है वह लंबे समय तक रहेगा। ये जो डिजिटल जो अभी ये क्रांति आई है, जो भी कह सकते हैं हम इसको, ये इतना भर है कि आप सुन लीजिए, लेकिन हमारे मन मस्तिष्क में आज भी वे कविताएं जो हमने बचपन में अपने पाठ्यक्रम में पढ़ी थी कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, आज हम में से हर बच्चा जिसने भी ये पढ़ा है वो गा सकता है। या अन्य जो लेखकों की कविताएं हैं, तो हमने वो पढ़ी इसलिए हमें याद है हमारे मस्तिष्क को जी। लेकिन ऐसा कितना साहित्य है जो हमने सुना है और हमें याद है। मुझे लगता है मैंने खुद भी कहा कि मैं ऑडियो में कहानियां सुनती हूँ, लेकिन वो कहानियां उतना प्रभाव नहीं बना पाती जितना कि पढ़ी हुई कहानियां मेरे मन मस्तिष्क पर टिकती है। तो अंततः बचा तो वही साहित्य रहेगा जो कि किताबों में संग्रहित होगा। बहुत सही विचार आपका। आपकी लेखन कार्य या पठन कार्य के अलावा क्या अभिरुचियां हैं? एक व्यक्तिगत प्रश्न।
अब मुझे गजलें, गीत, पुराने गीत सुनने का, संगीत कोई भी हो, सुनने का बहुत शौक है। जी। और गाने का नहीं है, सुनने का शौक है मुझे। और ये विरासत भी मुझे अपने पिता से ही मिली कि हमारे घर में गीत संगीत का इस तरह से माहौल हुआ करता था। सारे तो वाद्य यंत्र बजाए जाते थे, जैसा कि मैंने जिक्र किया था कि मेरे पिता संस्था चलाते थे, संगम जी। नाम। तो वो सुन के ही घर में, और मेरे पिता को गजलों का बहुत शौक था। पुराने समय में जब टेप रिकॉर्डर चलता था तो वो एक ही कैसेट को लूप पे हम दोनों पिता पुत्री बहुत सारी, जगजीत सिंह की या बड़े गुलाम अली, मेहंदी हसन, सबकी गजलें सुना करते थे। और मुझे आज भी याद है कि उमराव जान, पुरानी उमराव जान फिल्म मैंने अपने पिता के साथ कम से कम नहीं तो 250-300 बार देखी होगी। ओ माय गॉड। और वो हर उसमें जो गजल होती थी उसको रोक कर उसके अर्थ मुझे समझाया करते थे। फिर बाद में उन्होंने मुझे एक उर्दू टू हिंदी डिक्शनरी भी ला कर दी थी। अच्छा। तो बहुत मेरी कहानियों में बहुत कई बार ये प्रश्न उठता है कि मैं उर्दू के शब्द भी काफी प्रयोग में लेती हूँ। ये शायद उसी का नतीजा है कि मेरे पिता से विरासत में मुझे उर्दू का ज्ञान भी मिला। तो मुझे संगीत का बहुत शौक है। संगीत में फिर चाहे वाद्य यंत्रों को इंस्ट्रूमेंटल हो या गजलें ज्यादातर मुझे पसंद आती है। पुराने संगीत, गीत, ये सब मैं सुनना पसंद करती हूँ। उपन्यास दो तरीके के आते हैं सामने। पहले तो वो जो गद्य में लिखे हुए हैं, और कुछ जी उपन्यास पद्य में लिखे हुए भी आते हैं, काव्य उपन्यास है, काव्यात्मक उपन्यास। जी तो यद्यपि उनको प्रबंध काव्य नाम दे दिया जाता है या महाकाव्य नाम दे दिया जाता है, लेकिन होते तो एक कहानी ही है। और उनकी आप क्या, उनके बारे में क्या आपकी राय है? क्या उन्हें उपन्यास की तरह माना जाना चाहिए या पृथक होना चाहिए, या उसे कहानी या उपन्यास ना माना जाना चाहिए? कैसा सोचते हैं आप? मुझे लगता है उसको गीतों की श्रेणी में रखना चाहिए, गीत विधा के अंतर्गत रखना चाहिए उनको। प्रबंध काव्य या खंड काव्य, महाकाव्य जो भी लिखे जाते हैं। गद्य और पद्य में हाँ, ये जरूर है कि उपन्यास लिखते समय या कहानी लिखते समय कुछ कविताओं की पंक्तियां मेरी भी कहानियों में आ जाती है। जैसे पिछले दिनों हंस में मेरी, अगस्त में हंस में मेरी एक कहानी छपी थी, ग्रे शेड्स। तो उसमें एक नज्म थी और काफी लंबी नज्म थी। पत्रिका ने उसे यूं का ज्यों का त्यों छापा भी, बहुत लंबी नज्म थी। वो कहानी भी बहुत बड़ी थी। तो कोई एक हिस्सा आ जाता है कहानियों में भी, या कोई शेर आ गया, शायरी आ गई, वो एक अलग बात है। लेकिन लेकिन पूरी की पूरी एक विधा है, मान लीजिए गद्य। अब उसमें पूरा का पूरा उसे पद्य में लिखा जाए या उस, मैं उचित नहीं समझती हूँ उसको। मेरी समझ से, मेरी निजी राय है ये। हालांकि वरिष्ठ क्या सोचते हैं इस बारे में, या वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन मेरी निजी राय ये है कि दोनों अलग अलग होना चाहिए। कुछ एक हिस्सा आ सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन पूरा का पूरा उसे। देखिए देखिए, मेरा जो सबमिशन है वो ये है कि कहानी कहानी होती है, उसकी जी अभिव्यक्ति या तो पद्य में की जाए या गद्य में की जाए, वो तो माध्यम हो गया। तो इसलिए अगर गद्य की कहानी को हम कहानी मानते हैं तो पद्य की कहानी को कहानी क्यों ना माना जाए? हाँ, ये ने सही सवाल उठाया कि क्यों ना माना जाए। इसमें तो हमारे जो इस क्षेत्र के गुणीजन है वे अधिक बता पाएंगे। लेकिन मेरी निजी राय है कि
दोनों का इतना अधिक भी सम्मिश्रण ना हो कि दोनों विधाएं एक दूसरे को ओवरलैप करने लगे। जब हम कहानी पढ़ रहे हैं तो उसमें कहानी का रस आना चाहिए, और जब हम कविता पढ़ रहे हैं तो उसमें कविता का ही रूप होना चाहिए। ये मेरी निजी राय है जी। अंत में जो लेखक हैं, कहानीकार हैं, नवोदित या उदीयमान, तो उनके लिए आप क्या सुझाव या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आजकल की पीढ़ी को लिखने से भी पहले छपने का वह प्रयास करने लगते हैं, तो इस बारे में उनको थोड़ा रुककर सोचना चाहिए कि हमारा अपना भी लिखा हुआ हमें 10 साल बाद अगर हम उसे देखें तो उसमें सुधार की गुंजाइश लगती है। तो इस सुधार के लिए मैं ये नहीं कह रही कि 10-10, 15 साल का इंतजार करें, लेकिन हाँ, जब तक वो कहानी या उपन्यास पक ना जाए तब तक तो उसका इंतजार करना चाहिए कि वो एक परिपक्व अवस्था में आ जाए, उसके बाद ही उसे छपाएं। लिखते तो रहना ही चाहिए, लिखते रहें, लेकिन छपवाने की इतनी जल्दी ना करें। और कौन किसकी राय को कितना गंभीरता से मानता है ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन मेरा ये विचार है कि वे पहले पढ़ें और पढ़ने के बाद अपनी एक शैली विकसित करें। ऐसा नहीं है कि किसी वरिष्ठ को पढ़ा या किसी समकालीन को पढ़ा और किसी और के जैसा लिखने का प्रयास करने के बजाय आप बहुतों को पढ़ें और फिर उसमें से सीखें कि कौन सी शैली आपको अपनानी चाहिए जी, और फिर उस पर अपनी कलम चलाएं। बहुत सही सुझाव आपका, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या छपने की जल्दी है। हाँ, क्योंकि आदमी जल्दी जल्दी लिख करके और जल्दी जल्दी यश कमा लेना चाहता है। तो हाँ, यश कमा लेना चाहते हैं, छप जाना चाहते हैं, प्रसिद्ध हो जाना चाहते हैं। तो और अब ये सोशल मीडिया का एक दुष्परिणाम ये भी है कि यहाँ पर हर कोई अपना लेखन किसी भी विधा में है, तुरंत वहां पोस्ट कर दिया जाता है और तुरंत उस पे टिप्पणियां आ जाती है। वो टिप्पणियां कितनी गंभीर हैं और उसे कितनी गंभीरता से लेना चाहिए, ये लेखकों को सोचना चाहिए। बिल्कुल सही। कहीं ऐसा ना हो कि जो दो तरह के लेखक हैं, कि एक तो वे लेखक हैं जो पाठक भी हैं और एक शुद्ध पाठक हैं। मुझे लगता है पाठकों, शुद्ध जो पाठक हैं उनकी राय मानिए, लेकिन उन्हें शैली नहीं पता कि शैली क्या होती है, विषय क्या होता है या शिल्प क्या होता है। वे तो आपके मित्र हैं और टिप्पणियां दे रहे हैं। तो इसको लेकिन गंभीरता से लेने से पहले उनको सोचना चाहिए कि तुरंत से प्रसिद्धि पाने की कोशिश ना करें और थोड़ा रुकें और गंभीरता से लिखें। बहुत सुंदर चर्चा रही आपके साथ, और इसी प्रश्न के साथ में आज के सत्र का समापन करना चाहेंगे। और अनुस्वार मंच की ओर से हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं कि आपने समय दिया, और ये कामना करते हैं कि आगे आने वाले समय में भी इसी प्रकार की चर्चा है तो आपको हम तकलीफ देते रहें, तो उससे तकलीफ न मानिए। हमेशा आपका स्वागत है सर, आप जब आज्ञा करें। धन्यवाद। नमस्कार।